there are two methods to measure the absorption coefficient of a given material, and those methods are reverberation chamber method and stationary wave method. And in reverberation chamber method, there are three different methods, and those three methods are collectively known as reverberation chamber method, right? And in stationary wave method, we require some instrument type thing, ठीक? और इसमें केवल एक ही तरह का मेथड है, ठीक? So there are four methods to find the absorption coefficient of a given material. तो इनमें से the first method is using the concept of open window. मीन्स इसमें हमें एक रूम चाहिए होता है और उसमें एक ओपन विंडो भी चाहिए होती है, ठीक? अगर विंडो नहीं है तो हम इस वाले मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए करते क्या है, देयर आर फ्यू स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप, द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ द रूम विद कुशंस, कुशंस का मतलब जो भी हमें मटेरियल चाहिए जिसका हमें रिवर्बरेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक, वो लेते हैं, उस रूम में रख देते हैं, ठीक, और उसका रिवर्बरेशन टाइम फाइंड कर लेते हैं। और रिवर्बरेशन टाइम फाइंड करने का मेथड वही है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जो साउंड एनर्जी को मेजर कर सके, ठीक। तो क्या करेंगे, कोई भी साउंड क्रिएट करेंगे किसी स्पीकर के थ्रू, और हम जो वो इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी को रिक्वायर वो मेजर करता है उसे ऑन कर देंगे। अब देखेंगे कि स्पीकर तो ऑन है और एनर्जी कितनी आ रही है उसे नोट कर लेंगे, और अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस स्पीकर को ऑफ कर देंगे और वो टाइम नोट करेंगे किस टाइम पर हमने ऑफ किया। और अब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था जो एनर्जी को रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक, मेजर कर रहा था, उसमें देखेंगे कि एनर्जी कितनी देर में डिक्रीज हुई, ठीक। और उसमें भी रिवर्बरेशन टाइम के लिए कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई, 1 मिलियन 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई कब हो गया उस एनर्जी में, ठीक। और ये देखेंगे ये डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा, दैट इज रिवर्बरेशन टाइम, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस रूम में कुशंस और जो दूसरे मटेरियल्स हैं जिनका हमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक, उन्हें रखेंगे। एंड देन जो मटेरियल वो जो रिवर्बरेशन टाइम है वो हम मेजर कर लेंगे, ठीक। स्टेप 2 में वो मेजर करेंगे, उसके बाद उस सारे मटेरियल्स को बाहर कर देंगे, ठीक, और दोबारा से एब्जॉर्प्शन वो रिवर्बरेशन टाइम मेजर करेंगे और जो विंडोज हैं उस रूम में उन्हें ओपन करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक। डेफिनेटली जब हम मटेरियल्स को हटा देंगे तो रिवर्बरेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ भी एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल नहीं है, ठीक। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई बताएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सर बढ़ेगा, एग्जैक्टली। तो टाइम बढ़ जाएगा। अब हम जैसे जैसे विंडोज को ओपन करते जाएंगे वैसे वैसे रिवर्बरेशन टाइम कम होता जाएगा, और हमें इतनी विंडोज को ओपन करना है, उनका ओपन विंडो का एरिया ऐसे एडजस्ट करना है जिससे कि मटेरियल के बाद विद ओपन विंडो द रिवर्बरेशन टाइम इज द सेम, ठीक। मटेरियल के साथ जो रिवर्बरेशन टाइम आया था वो, और विंडोज को ओपन करने के बाद रिवर्बरेशन टाइम आया वो, ये दोनों सेम हो जाए, ठीक। और इस केस में कितनी विंडोज को ओपन किया, कितना एरिया विंडोज का ओपन कर दिया, उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। दोनों में टाइम सेम होना चाहिए। जो क्वेश्चंस हमने पहले रखे थे या जो भी एब्जॉर्प्शन करने वाला मटेरियल रखा था उसका एरिया हम नोट करेंगे, ठीक। ऐसे ही ओपन विंडोज का एरिया नोट करेंगे और फिर रेशो ले लेंगे इन दोनों का, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ विंडो ओपन एंड द टोटल एरिया ऑफ द कुशंस, इन दोनों का रेशो ले लेंगे। दैट रेशो इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक रूम लिया, ठीक, और उसकी जितनी भी विंडोज थी उन सबको ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और विद दोज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स रिवर्बरेशन टाइम को नोट कर लिया along with the area of those materials, and then in the other step सारा जो एरिया था एब्जॉर्बिंग एरिया मटेरियल उन्हें बाहर कर दिया रूम से और विंडोज को ओपन किया, ठीक। ओपन विंडोज का एरिया इस तरह से एडजस्ट किया जिससे कि टाइम रिवर्बरेशन टाइम चेंज ना हो, रिवर्बरेशन टाइम वही बना रहे जो कि क्लोज विंडो along with the मटेरियल था पहले, ठीक। और इस केस में अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हैं, वो ये कि उस मटेरियल का एरिया क्या है और ओपन विंडो का एरिया क्या है।
then the ratio of open window area divided by the area of cushions is the absorption coefficient of the material of the cushions. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अंसुल? Yes, sir. ओके, हर्ष? Hers, are you listening me? Hers, are you there? अच्छा, ईश? Yes, sir. क्लियर है सब? Yes, sir. ओके, चलो, तो ये है, दिस इज द फर्स्ट रिवर्बरेशन चैम्बर मेथड. सेकंड में क्या करते हैं? सेकंड तक पहुंचते हैं. सेकंड के लिए हम एक वही रूम लिया हमने सेम, और उसमें पहले तो हमने क्या किया था, पहले वाले मेथड में सारा मटेरियल अंदर रखा था, उसका एरिया हमने फाइंड किया था, वो मटेरियल अंदर रखा था और रिवर्बरेशन टाइम फाइंड कर लिया था, और उसके बाद उसे हटाकर विंडोज को ओपन करके हमने विंडोज के एरिया को ऐसे एडजस्ट किया था जिससे कि रिवर्बरेशन टाइम चेंज ना हो. लेकिन सेकंड मेथड में हम ऐसा करते हैं कि रिवर्बरेशन टाइम चेंज हो जाए, नो प्रॉब्लम, और इसके लिए ओपन विंडोज की रिक्वायरमेंट भी नहीं. तो इसमें फर्स्टली वी पुट ऑल द मटेरियल विद द नोन एरिया ऑफ दैट इनटू द रूम एंड फाइंड द रिवर्बरेशन टाइम विद एब्जॉर्बिंग मटेरियल. ठीक, और उसके बाद उसे बाहर कर देते हैं, दोबारा से रिवर्बरेशन टाइम मेजर कर लेते हैं. तो हमारे पास दो टाइम्स हैं, देयर आर टू टाइम्स, वन विद absorbing material and another is without absorbing material. ठीक, तो अगर empty room का reverberation time is T1 and absorbing material वहां पुट करने के बाद जो reverberation time है that is T2, then this is the formula. ठीक, जिसमें SM is the surface area of the absorbing material. और ये आया कैसे? वो स्टेप सामने है. कैसे कि जब हमने एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं रखा था, उस समय कुछ एरिया था उस रूम का, सपोज दैट एरिया इज S, और उस रूम के जो वाल्स हैं उनका एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट सपोज अल्फा था और वॉल्यूम V था, तो T1 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ये तो ठीक है. अच्छा, अब हमने वो मटेरियल भी पुट कर दिया, तो अब टोटल एरिया बढ़ गया. पहले तो एरिया S था, उसके बाद SM एरिया सपोज उस मटेरियल का है जिसका के एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा m है, तो यहां पर एक नंबर बढ़ जाएगा जो कि ये है, और इसमें अल्फा m फाइंड करना है. ठीक, तो क्या करें फाइंड करने के लिए? ऐसा करते हैं, इन दोनों का रिवर्स कर देते हैं और इसके रिवर्स में से इसका इनवर्स माइनस कर लेते हैं. तो 1/T2 माइनस 1/T1 जब पुट करेंगे, दैट विल बी व्हाट? अल्फा m SM डिवाइडेड बाय 0.05 V, दिस इज इक्वल टू, और उसे अगर एडजस्ट करें अल्फा m के लिए तो दिस इज द फॉर्मूला. तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज को, वेयर T1 is the reverberation time without material and T2 is the reverberation time with that material and SM is the area of that material. ठीक है, ये भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And then third reverberation chamber method is this, और इसके लिए हमें कुछ सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और सपोज हमारे पास दो सोर्सेज हैं. ठीक, पहला ऐसा सोर्स है साउंड सोर्स जिसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट इज IM. ठीक, और जो दूसरा जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी चलो IM डैश है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है दीज आर. ठीक है. अच्छा, जब हम किसी सोर्स को ऑन करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंच जाती है, और जब उसे स्विच ऑफ करते हैं तो इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज होती है, और हमें यह भी पता है कि वो डिक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल होता है. ठीक है, और वो दिया जाता है I at any time t after switching off that source is equal to the maximum intensity of the source, ठीक, multiply by exponential minus c into t. C is some coefficient and this c is given by alpha
अल्फा इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एस इज द एरिया, v is the velocity of the sound divided by 4 capital V. Capital V is the volume of the hall. तो C की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से पुट कर सकते हैं. फॉर ए गिवन हॉल C इज कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं. ठीक, उस हॉल के लिए अल्फा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और S भी कांस्टेंट है, एंड V इज ऑलरेडी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक, तो जब हम किसी सोर्स को ऑन करेंगे तो उसकी साउंड की एनर्जी इंटेंसिटी IM होगी, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है. और जब इसे ऑफ कर देंगे, देन आफ्टर स्विचिंग ऑफ एट एनी टाइम t द इंटेंसिटी विल बी दिस. ठीक, तो ऐसा किसी पहले वाले सोर्स के लिए ट्रू है, और कोई दूसरा सोर्स ऐसा हो जिसकी इंटेंसिटी IM डैश हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो उसके लिए भी ट्रू है, C विल बी द सेम. ठीक, अब अगर हम ऐसा करें कि उन्हें पहली बार हमने पहला वाला सोर्स ऑन किया, उसे स्विच ऑफ कर दिया, और एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी हमने चूज की कि इतनी इंटेंसिटी डाउन होने तक, सपोज दैट इज हाफ इंटेंसिटी. ठीक, हाफ इंटेंसिटी होने तक टाइम कितना लगा? सपोज फॉर सोर्स 1 दैट टाइम इज t1. कब तक? जब तक के इंटेंसिटी हाफ हुई या फिर किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंची. हाफ हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/10 हो सकती है. ठीक, नो प्रॉब्लम. तो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी पहुंचने तक सोर्स 1 से कितना टाइम लगा? सपोज दैट टाइम इज t1. तो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी. इसी तरह से अगर हमने दूसरा वाला सोर्स लिया, उससे भी सेम इंटेंसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? t2. तो उसके लिए इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, दिस इज I थ्रेशोल्ड, दिस इज ऑल्सो I थ्रेशोल्ड. ठीक, और क्योंकि ये दोनों सेम है तो इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, और इक्वेट करके C के लिए इसे सॉल्व किया जा सकता है, और C के बाद फर्दर सॉल्व किया जा सकता है अल्फा के लिए. देन द फॉर्मूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम, ना, फॉर्मूला फॉर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट विल बी दिस. और इसमें V इज द वॉल्यूम ऑफ द हॉल, S इज द सरफेस एरिया ऑफ द हॉल, T1 is the time for source 1 to reach the intensity of sound to the threshold intensity, and T2 is the time for second source to reach the intensity of the sound to the threshold intensity, and IM is the maximum intensity of the first source for which the time was T1, and IM dash is the maximum intensity for the source for which the time was T2. This is natural log, log on base of E. ठीक है, एंड V is the volume. तो अब हमारे पास दो तो फॉर्मूलाज हैं रिवर्बरेशन चैम्बर मेथड में. पहला ये, नहीं, सेकंड ये, एंड फर्स्ट इज ये, दिस. और पहले वाला जो मेथड था उसमें तो कुछ नहीं था, उसमें तो एरिया फाइंड करके रेशियो निकालना था. इज दैट क्लियर? सर सेकंड वाला Yes, sir. समझाना. सेकंड वाला ये वाला ना. अच्छा, पहले वाला ये या अगला वाला? सर थर्ड वाला. थर्ड वाला, ये. ओके, थर्ड में हमारे आर्ची, हाँ दोबारा बोलो, तुम ही बताओ. सर मैं सेकंड वाला कह रही हूँ. मेथड 2. ओके, मेथड 2. ठीक, मेथड 2 के लिए हम कोई रूम लेते हैं और एम्प्टी रूम के लिए रिवर्बरेशन टाइम फाइंड कर लेते हैं. सपोज दैट टाइम इज t1. ठीक, एंड दैट टाइम t1 विल बी गिवन यूजिंग सेवेंस फॉर्मूला बाय दिस इक्वेशन, 0.05v divided by alpha s, where alpha is still unknown. Alpha is the reverberation, absorption coefficient of the walls or the area of the room, empty room. ये भी unknown है. अच्छा, उसके बाद उस रूम में जो मटेरियल है जिसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, और उसका जिसका कि एरिया भी हमें पता है, सपोज दैट एरिया इज SM. ठीक, वो पुट कर देते हैं. ठीक, एम्प्टी रूम में हमने फाइंड किया t1 टाइम, और विद एब्जॉर्बिंग मटेरियल अगेन फाइंड किया एब्जॉर्प्शन टाइम, वो रिवर्बरेशन टाइम. सपोज दैट टाइम इज t2, एंड दैट t2 विल बी गिवन बाय 0.05v, ये तो सेम है, एक जैसा ही है, डिवाइडेड बाय टोटल एब्जॉर्बिंग पावर, एंड दैट टोटल एब्जॉर्बिंग पावर विल बी अल्फा s, जो कि ऑलरेडी वहां पे एरिया है एम्प्टी रूम का जो पहले भी था, प्लस the area of absorbing material multiplied by the absorption coefficient of that material. Suppose that is alpha m. तो अब इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है,
कि विद मटेरियल के साथ अल्फा एम मल्टीप्लाई बाय एस एम, इसका ये ऐड हो गया है इसमें डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ऐसा नहीं था। अल्फा स्टिल अननोन, एस इज स्टिल अननोन, ठीक है, बट वी इज नोन। तो अब हमें फाइंड करना है अल्फा एम, जबकि एस एम हमें पता है। तो उसके लिए ये दोनों इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा किसी तरह से। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का इनवर्स करते हैं पहले, 1/T2 और 1/T1, ये दोनों की है। आ गया? ओके, क्लियर। और कोई मेथड तीनों में से कोई समझ ना आया हो किसी को? थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड पे आते हैं। इसके लिए थर्ड मेथड के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए, एक्स्ट्रा सोर्सेज। देयर शुड बी 2 सोर्सेज ऑफ द साउंड एनर्जी और बोथ आर डिफरेंट। सपोज दोनों के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक, पहला वाला ज्यादा लाउड है सपोज, दूसरा वाला लेस लाउडर है, ठीक। तो पहले वाला सपोज जो लाउडर था उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई एम थी, ठीक, और जो लेस लाउड था उसकी इंटेंसिटी सपोज आई एम डैश थी, ठीक। अब हम एक एक करके दोनों को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद उसे ऑफ करते हैं और ये देखते हैं कि कितनी देर के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड हैज बीन डिक्रीज्ड टू अ गिवन वैल्यू, जो कि हम पर डिपेंड करता है, हम चाहे जो वैल्यू ले लें, ठीक है, हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। और ये देखते हैं कि वो हमने स्पीकर ऑफ किया और कितनी देर के बाद वहां तक एनर्जी आ गई, और वो टाइम नोट करते हैं फॉर बोथ ऑफ द सोर्सेज। तो सपोज पहले वाले सोर्स के लिए हमने वो टाइम फाइंड किया एंड दैट वाज T1, और दूसरे वाले सोर्स के लिए टाइम फाइंड किया दैट इज T2, ठीक है। एंड देन फाइनली वी कैन पुट दिस फॉर्मूला फॉर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डायरेक्टली। और इसमें T1 और T2 क्या है? T1 और T2 है वो वाले टाइम जो कि फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स को लगे साउंड इंटेंसिटी को एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी तक डिक्रीज होने में, और IM और IM डैश हैं द मैक्सिमम इंटेंसिटीज फॉर फर्स्ट सोर्स एंड सेकंड सोर्स, ठीक है। इसे IM1 और IM2 भी लिख सकते थे। और ये आया कैसे फॉर्मूला, अगर बाई चांस कोई याद नहीं रहे, भूल जाओ, तो इसे याद रखना, ठीक। तो जब हम किसी सोर्स को ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, बड़ी तेजी से, ठीक। और जो फॉर्मूला है उस डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी का आफ्टर स्विचिंग ऑफ द सोर्स, दैट इज I at any time t is equal to maximum intensity multiplied by exponential minus CT. C is one coefficient. The value of the C is alpha s small v divided by 4 capital V. Capital V is the volume, small v is the velocity of the sound, s is the area of that room, and alpha is the absorption coefficient of that room. ठीक है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सर, हाँ, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होती है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है एनी चूजन इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड मींस चूजन इंटेंसिटी, ठीक। सपोज कोई इंटेंसिटी, जूल की बात करते हैं, जूल में सपोज IM किसी एक सोर्स के लिए 1000 जूल है, ठीक। तो थ्रेशोल्ड हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, दैट इज चूजन बाय अस। सपोज दैट इज 100 जूल। तो पहला वाला सोर्स ऑन किया, उसकी 1000 जूल मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, उसे ऑफ किया और ये देखा कितनी देर के बाद वो इंटेंसिटी 1000 से 10 जूल रह गई, ठीक। तो अब हमारे केस में 10 जूल इज द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। और दूसरा वाला सोर्स ऑन किया, सपोज उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 900 जूल थी, उसे भी ऑफ कर दिया और ये देखा कितनी देर के बाद इंटेंसिटी वही 10 जूल, सेम 10 जूल रह गई। तो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी इज द सेम फॉर बोथ, क्योंकि वो हमने चूज की है, ठीक। हम वो 10 की जगह पे 50 जूल भी चूज कर सकते थे कि 50 जूल कितनी देर में रह गई। लेकिन दोनों ही केस में हम कुछ भी चूज कर लें, लेकिन T1 माइनस T2 विल बी द सेम, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। सर, हमें थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्यों लिया? जिससे कि हम दोनों को कंपेयर कर सकें, इन दोनों को इक्वल कर सकें, ठीक। अगर ये बाय चांस दोनों डिफरेंट होती तो हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर पाते, अल्फा के लिए वो फार्मूला भी ड्राइव नहीं कर पाते। तो हमने ऐसा किया बाय इंटेंशनली, हमने ऐसा किया कि हमने सेम इंटेंसिटी तक डिक्रीज होने में कितना कितना टाइम लिया है वो चूज कर लिया, जिससे कि इन दोनों को इक्वेट भी किया जा सके। जब इक्वेट करेंगे तो IM डिवाइडेड बाय IM डैश हो जाएगा, दैट विल बी दिस वैल्यू,
ठीक, और इसे फिर ये एक्सपोनेंशियल है, इसे हटाने के लिए नेचुरल लॉग ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल लॉग ऑफ im माइनस नेचुरल लॉग ऑफ im डैश इक्वल टू c इंटू t1 माइनस t2। इस t1 माइनस t2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला लॉग ऑफ im माइनस लॉग ऑफ im डैश डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। और दूसरी तरफ क्या बचा, केवल c, और c इज व्हाट, c इज दिस। अब सी में से वॉल्यूम को ट्रांसफर कर दो, दूसरी तरफ स्पीड ऑफ साउंड वो भी पुट कर दो, एस को भी ट्रांसफर कर दो, बच गया क्या, अल्फा। तो इसके लिए बस इस तरह से हमने इसे ड्राइव कर लिया। तो ऐसा इसलिए कर पाए हम क्योंकि हमने इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी फाइंड कर ली कि इतनी इंटेंसिटी तक डाउन होने में कितना देर लगी। अगर बाई चांस आई थ्रेशोल्ड इसके लिए कुछ और होता है, इसके लिए कुछ और होता, तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो बाय इंटेंशन हमने ऐसा किया कि एक फिक्स एनर्जी तक आने में कितना देर लग रही है, जिससे कि हमारे पास एक मेथड क्रिएट हो सके। और ये तो आसान है, ये आसान इसलिए है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल दो सोर्स चाहिए, उनकी इंटेंसिटी की वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ, और T1 और T2 फाइंड कर लो कि 1000 से 10 तक आने में या 1000 से 50 तक आने में कितनी देर लगी है, वो डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो। एस तो रूम के लिए पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो ये एक आसान सा मेथड बना हमारे पास, ठीक है। और कोई बताओ, चलो ठीक है। तो अगर ये तीनों मेथड क्लियर हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड एंड दैट इज व्हाट, क्या था, किसी को याद है, रिवर्सन चैम्बर, स्टेशनरी वेव मेथड। ओके, स्टेशनरी वेव मेथड। तो स्टेशनरी वेव मेथड पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे। स्टेशनरी वेव मेथड में हम एक सेटअप डेवलप करते हैं, और वो सेटअप कुछ ऐसा है कि ये इस तरह का, तुम्हारे पास जो बुक है उसमें भी ये गिवन है, ठीक है। तो ये विजिबल है अच्छे से या नहीं, ये वाला जो फिगर है सामने? यस सर। अगर नहीं तो सर एक बार फुल स्क्रीन कर दो स्लाइड को। ओके, अब क्लियर है या फिर मैं किसी और पर जाऊं? यस सर। मैं क्या करूंगा, मैं बुक में जहां से मैंने ये वो दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर है सर, बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है, तो ठीक है। हाँ जी सर। ओके, तो अब हमारे पास ये एक सेटअप है, और इसमें हमने क्या किया है, हमने एक ट्यूब ली है, ये वाली एक ट्यूब ली, और ये ट्यूब ऐसी है कि इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये फर्स्ट एंड इज ओपन, और जो सेकंड एंड है वो हमने क्लोज किया है, और जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, वो यहाँ पे कोट कर दिया, या फिर यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक सरफेस ली जो कि कंक्रीट की हो सकती है, और उसके ऊपर हमने सैंड डाला या फिर कुछ भी इस तरह से किया जिससे कि वाइब्रेशंस, किसी भी तरीके के वाइब्रेशंस इस ट्यूब के पास ना पहुंच पाए। और फिर इस ट्यूब को एक ऐसे बॉक्स में पुट कर दिया जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, मतलब बाहर वाली साउंड यहाँ से या यहाँ से इसके अंदर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर साउंड अंदर गई तो वो एनर्जी भी इसके अंदर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी जो वाल है कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट करके अंदर पहुंचा देगी। तो कोई भी एनर्जी, साउंड एनर्जी इसके अंदर नहीं जानी चाहिए एक्सेप्ट द एनर्जी विच वी विश टू एंटर। और वो एनर्जी कहाँ से एंटर करेगी? सामने से, ओपन एंड से, जहां पर हमने एक स्पीकर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक स्पीकर रख दिया और इसके अंदर एक माइक्रोफोन रखा, मतलब वही डिवाइस जो साउंड की एनर्जी को मेजर करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये पुट कर लिया, जिसे हम अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइडिंग वायर, ठीक। और ये पूरा सेटअप एक साउंड प्रूफ एनक्लोजर में है। ये भी सब कुछ ये इसलिए किया जिससे कि केवल इसकी एनर्जी अंदर जाए और किसी की एनर्जी अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये जो सेटअप है ये क्लियर है। हमने एक सपोर्ट लिया जिससे कि कोई वाइब्रेशन ना हो, इसके ऊपर हमने इसे वाइब्रेशन लेस सपोर्ट दिया है, जिसके लिए हम पहले वो रखते हैं क्या कहते हैं, सैंड रखते हैं। सैंड के ऊपर कुछ स्प्रिंग्स भी रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी वाइब्रेशन जो भी अंदर जाना चाहता है जो सपोर्ट वो एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर पूरे सेटअप को एक साउंड प्रूफ एनक्लोजर में बंद कर दिया, जिससे कि कोई भी बाहर वाली इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंटर ना कर पाए।
फिर इसके ओपन एंड के सामने एक स्पीकर रखा और एक स्लाइडिंग वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन अंदर रख दिया, और दूसरा वाला जो एंड था वहां पर वो मटेरियल रख दिया जिसकी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना था। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। ये है कि मेजरमेंट करने के लिए जब हम इस स्पीकर को ऑन करेंगे तो यहाँ से साउंड एनर्जी अंदर जाएगी, और साउंड एनर्जी है क्या? वो तो वाइब्रेशंस हैं, साइनोसॉइडल वाइब्रेशन और कोसाइन वाइब्रेशंस। तो अगर साइनोसॉइडल वाइब्रेशन इसके अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसे किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज दैट इक्वेशन इज y इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड a इज व्हाट? a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक, लेकिन यह सब तब ट्रू है, तब तक ट्रू है जब तक कि ये साउंड एनर्जी या साउंड वेव यहाँ से एंटर करके इस क्लोज एंड तक पहुंची। अब वो क्लोज एंड पर जाकर टकराएगी, टकरा के वापस भी आएगी। ठीक, कितनी एनर्जी वापस आएगी? उतनी एनर्जी वापस आएगी जो कि इसने एब्जॉर्ब नहीं की। यहाँ पर जो मटेरियल रखा है, ठीक, यहाँ पे मटेरियल था, सपोज वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर, वो रिफ्लेक्ट करता है। सपोज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज m वो फ्रैक्शन है जो वो ट्रांसमिट कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इंसिडेंट ऑन दैट मटेरियल, then the reflected sound wave will have the amplitude of a times a is the amplitude of the incident sound, a times m is the reflection coefficient of the material। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी गई, यहां से जो वेव गई, द इक्वेशन ऑफ दैट वेव इज a sin ओमेगा t प्लस kx और माइनस kx। यहाँ इस केस में माइनस kx होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वहां से जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आई उसकी इक्वेशन होगी m मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx। प्लस इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ओमेगा तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। हाँ उत्कर्ष सर क्लास का टाइम हो गया सर। अरे हो गया क्या? कितने बज गए? 9:45 हो गए। ओहो, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे पढ़ के रखना और यहां से हम स्टार्ट करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे स्टेशनरी वेव मेथड को। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, sir. यस Yes, sir. ओके, आई होप ये बहुत ज्यादा ना हुआ हो क्योंकि अभी हमने केवल 3 मेथड्स को ही डिस्कस किया था। ठीक है, Yes, sir. एक बार बुक और पढ़ लेना। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.